हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं आपको एसएसटी कवर करवाने जा रही हूँ, जिसमें हम ज्योग्राफी पार्ट पढ़ रहे हैं तथा अभी तक मैंने आपको 6 से लेकर 8 तक की ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करवा चुकी है। जिन बच्चों को इसमें डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मेरी और वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम कवर करने जा रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 मैंने कवर कर दिए और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है बच्चों, जिसका नाम है हमारी जलवायु। ठीक है, हम किस जलवायु पर निर्भर होते हैं, तो आज हम ये पढ़ेंगे। पिछले 2 अध्यायों में मतलब 2 चैप्टर्स में हमने आपको देश की स्थलीय कीर्ति किस प्रकार की होती है और अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक है 3 मूल तत्व, जैसे कि 2 तत्व ये हैं कि अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में जानेंगे कि हमारी वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ठंड का मौसम होता है। आखिर बच्चे ये आंसर देते हैं। और मई के महीने में हम गर्म और असुविधाजनक क्यों होते हैं, मतलब गर्मी सी लगती है, ना कुछ कार्य कर पाते। क्या आप बता सकते हैं क्यों? मुझे भी सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है, जैसे गर्मियों का मौसम भी मुझे बिल्कुल बेकार लगता है। क्या आप बता सकते हैं आपको कौन सा मौसम पसंद है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जून और जुलाई में वर्षा क्यों होती है, क्या आप बता सकते हैं? इन सभी प्रश्नों के लिए आप भारत के जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। तो आज इस सब के क्वेश्चन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक विशाल क्षेत्र में लंबी समावधि 30 वर्ष से लेके मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु होता है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। साथ में मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पतन, आर्द्रता और वर्षण की होती है। इसी प्रकार आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की जो अवस्था होती है वो एक दिन में ही कई बार बदलती है। जैसे मॉर्निंग में आपको थोड़ी हल्की ठंडक महसूस होती है, फिर 11 या 12 बजे के टाइम में गर्मी होने लग जाती है, और फिर लू तो 2 बजे से 4 बजे के बीच में ऐसी बहती है जिसकी कोई हद नहीं होती। ठीक है, मतलब ऐसी परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीने वायुमंडल की अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे 6 महीने तक गर्मी और 6 महीने तक ठंड बनी रहती है। जैसे दिन में या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा होता है, साफ तथा आर्द्र शुष्क होता है। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्थाओं के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्ष ऋतु में विभाजित किया जाता है। इसी प्रकार विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी होती है, ऐसे क्यों है? इससे संबंध अब हम इस जलवायु के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आप चाहते हो, क्या ये पढ़ते हैं? तो आप क्या जानते हैं, पढ़ते हैं कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये अरबी शब्द से हुई है, मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। ठीक है, मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है, जो हमारी भारत की जलवायु होती है, याद रखना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ऐसे एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा पश्चिमी पूर्व में पाई जाती है। सामान्य रूप से प्रतिरूप में अनेक लगभग एक रूपता होती है देश में देखने को मिलती है कि जलवायु की अवस्था स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता होती है। आइए 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षण को लेकर इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करते हैं। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं तथा मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। गर्मियों में राजस्थान की मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री से रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में दास का तापमान -45 डिग्री रहता है। क्या आप बता सकते हैं -45 डिग्री कितना ज़्यादा होता है? जबकि तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री से अधिक हो सकता है। क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्र में रात और दिन
सामान्य तापमान बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में एक दिन में तापमान 50 डिग्री से तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री पहुंच जाता है। मतलब इवनिंग के टाइम में 50 डिग्री गर्मी तक होता है और रात के दिन तक ये 15 डिग्री तक हो जाता है। दूसरी ओर केरल और अंडमान निकोबार दिन में दिन और रात का तापमान लगभग समान होता है। अंडमान और निकोबार में क्या होता है, जो दिन में टेम्परेचर रहता है जैसे 30 है या 20 है, तो वही रात को रहता है, सामान्य टेम्परेचर रहता है। अब वर्षण की ओर ध्यान देते हैं। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता देखने को मिलती है। हिमालय में वर्षण अधिकतम हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग जो बचे होते हैं उनमें भी वर्षा के रूप में देखने को मिलता है। वार्षिक विसरण में विभिन्नता मेघालय 4 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख या पश्चिम राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ स्थान जैसे तमिलनाडु पर अत्यधिक वर्षा अक्टूबर और नवंबर में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपसे 1 नंबर क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि तमिलनाडु में वर्षा कब होती है। वो होती है अक्टूबर और नवंबर में। इसी प्रकार सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी और ऋतुनिष्ठ में अंतर होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्य पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो उसका तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। ये विभिन्नता लोगों के जीवन की विविधता को लाती है। कैसे लोगों में चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। साथ में जो उनके भोजन, वस्त्र, घरों के प्रकार में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में घरों की दीवार मोटी होती है, छत चपटी होती है, इसका क्या कारण है। तराई क्षेत्र गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाले छतें क्यों होती है। असम में प्राय कुछ घर बांस के बने होते, क्या आप बता सकते हैं क्यों। तो इसका आंसर अब इकट्ठा करते हैं, हम जानते हैं। तो आइए बताती हूँ मैं आपको। जलवायु नियंत्रण क्या होता है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करना, उसके 6 मुख्य कारक होते हैं, जैसे अक्षांश, तुंगता मतलब ऊंचाई, वायुदाब एवं पतन तंत्र, समुद्र की ओर, महासागरीय धाराएं तथा उच्चवाचक क्लष्ण। ठीक है, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्रातः सौर ऊर्जा के अधिकांश के अनुसार अलग अलग होती है। इसके प्रमाण स्वरूप तापमान विषुवत क्षेत्र से ध्रुव की ओर सामान्य घटता जाता है। क्या होता है, घटता जाता है। जबकि जो व्यक्ति होता है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की संगतता कम हो जाती है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में CGL जैसे पेपर्स में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यदि हम जब हम पृथ्वी से, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो हमारे तापमान घटता है या बढ़ता है, तो वह घटता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए पहाड़ी गर्मी के मौसम में भी ठंडी नज़र आती है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब, पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर होता है कि उस अक्षांश कितना है तथा उसकी ऊंचाई कितनी है, उस पर निर्भर करता है। इसी प्रकार उसके तापमान वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। समुद्र की जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र की ओर बढ़ती है ये प्रभाव कम होता हुआ प्रतीत होता है जाता है। लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड होती है। महासागरीय धाराएं क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है 4 मार्क्स में कि महासागरीय धाराएं क्या है। ये समुद्र की तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। तो तट बने होते हैं, वहाँ पर हवाएं चलती हैं, उसकी जलवायु को भी प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा में समुद्र से तट की ओर, तब वह गर्मी और ठंडी हो जाएगी, तो उसे महासागरीय धाराएं कहते हैं। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध भागों में स्थित महाद्वीपीय और पश्चिम किनारों पर क्यों स्थित होते हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी उपलब्ध करेंगे।
जब अंत में किसी स्थान की जलवायु में निर्धारित करने के लिए उच्चवाच्य की महत्वपूर्ण होती है, मतलब उसके हाई तापमान की निर्धारित करते हैं, तो ऊंचे पर्वत ठंडी गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वर्षा लाने वाले वायु के रास्तों को रोकने में यह सक्षम होती है, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतीय के पवन विमुख ढाल की अपेक्षाकृत ये सूखे रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया 9th क्लास के, कि जो भारत की जलवायु होती है उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो सबसे पहले कारक है हमारा अक्षांश। कर्क वृत्त की देश के मध्य भाग में पश्चिम से लेकर जो कच्छ होता है, पश्चिम स्थान से लेकर कच्छ तक, ये पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है, जो देश के लगभग आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। कर्क वृत्त के उत्तरी में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों ही विशेषता उपस्थित होती है। सेकंड है ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी औसत लगभग 6000 मीटर होती है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई वाला लगभग 30 मीटर। हिमालय मध्य एशिया में आने वाले ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, इसके फलस्वरूप जो पर्वत होता है, पर्वत के कारण इस क्षेत्र में, मध्य एशिया वाले क्षेत्र में इसकी तुलना में कम ठंड देखने को मिलती है। थर्ड है हमारा क्या कारक है जलवायु को जो प्रभावित करते हैं, वायु दाब है, वायु पतन। ठीक है, निम्नलिखित में जलवायु संबंधी मौसमी अवस्था निम्नलिखित वायुमंडल अवस्थाओं में संचालित होती है, जैसे वायु दाब, धरातल पवनें, ऊपरी भाग परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विषयों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, भारत उत्तरी पूर्व व्यापक नदियाँ, जिसे ट्रेड वाइंड्स कहते हैं, वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनी उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। यह दक्षिण की ओर बहती है, कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुववृत्त निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। ठीक है, इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय क्षेत्रों पर भी उत्पन्न होती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम नहीं होती। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आइए क्यों देखते हैं। कोरियालिस बल सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th और हमारी 11th क्लास की बुक में ये आपको दे रखा है, ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा कि कोरियालिस बल क्या होता है। जब पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जब पृथ्वी घूमती है उसके घूर्णन के कारण एक आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं की ओर विक्षेपित होती है, मतलब चली जाती है जो हवा होती है। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट है, लर्न करके रखना है। भारत की वायु दाब पतन तंत्र अद्वितीय होती है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है, और ग्रीष्म ऋतु में यह आंतरिक एशिया उत्तरी पूर्व भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसके कारण से गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित होती है, और वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी एशिया दिशा में बहती हुए ये विषुववृत्त को पार करते हुए दाहिनी ओर मुड़ जाती है। याद रखना किस ओर मुड़ जाती है, दाहिनी ओर। ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर ये बहने लगती है, और इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मानसून पवनें कहाँ चलती है और कहाँ की ओर मुड़ जाती है। ये पवनें उष्ण महासागर के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करते हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रदेश में उत्तरी वायु परिसंचरण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों।
और पश्चिमी प्रवाह में प्रभाव होता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक है जेठ धाराएं। जेठ धारा क्या है? सबसे गर्म धाराओं को जेठ धाराएं कहते हैं। जेठ धाराएं लगभग 27 डिग्री से लेके 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित होता है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं कहते हैं। ठीक है। भारत में ये जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मियों में उत्पन्न होती है, छोड़कर पूरे देश हिमालय तक बहती है। आइए जेठ धाराओं के बारे में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या आपने जेठ धाराओं के बारे में पहले सुना है? जो राजस्थान गर्मी वाले क्षेत्र में रहते हैं उनको इसके बारे में अधिक जानकारी जरूर होगी। जेठ धाराएं ये संक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक होती है वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 1010 किलोमीटर तक प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेठ धाराएं को पहचाना गया है। उनमें से सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धाराएं होती हैं। दक्षिण में प्रवाहित इस पश्चिम प्रवाह के द्वारा देश की उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ होते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के कारण साथ ही में उपयोग कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं हिमालय के उत्तरी में चली जाती है। एक पूर्वी जेठ धाराएं जिसे उपोष्ण कटिबंधीय या पूर्वी जेठ धाराएं कहते हैं। गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी ऊपर लगभग 14 मीटर के अक्षांश पर ये प्रभावित होती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के बारे में पढ़ेंगे। सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आने वाले पश्चिमी प्रभाव के कारण होता है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित करती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती मानसून महीनों के साथ साथ अक्टूबर नवंबर के महीने में देखते हैं। ये पूर्वी प्रभाव के एक भाग होते हैं। अब देश के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश या उड़ीसा के तट पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा है या सुना है? ये हमारा मैप है जिसके बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट के बारे में। थैंक यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।